दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है मुद्रा, मनी। सबसे पहले बात करते हैं कागजी मुद्रा का इतिहास और मुद्रा सृजन प्रक्रिया। यद्यपि सोना चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं ने कई वर्षों तक भलीभांति इस प्रकार से मुद्रा के अपेक्षित कार्यों की पूर्ति की तथा साथ ही भौतिक उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की तुलना में सोने के सिक्कों में ले जाना सरल होता था, परंतु कई मायनों में यह व्यापार संचालित करने का सुरक्षित तरीका नहीं था। मुद्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास वचनबद्ध या प्रोमिसरी नोट था। यह प्रक्रिया तब प्रारंभ हुई जब लोग स्वर्णकारों के पास अपना अतिरिक्त सोना रखने लगे। वे लोगों को जमा सोने को अपने पास रखते और बदले में स्वर्णकार जमाकर्ताओं को एक रसीद देते थे। रसीद में यह उल्लेख होता था कि उन्होंने कितना सोना जमा किया है। अंततः वस्तुओं के क्रेताओं द्वारा वस्तुओं के विक्रेताओं को सोने का भौतिक हस्तांतरण किए जाने के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के बदले इन रसीदों के सीधे व्यापार लेन देन किया जाने लगा। क्रेता और विक्रेता दोनों को स्वर्णकार पर विश्वास था, क्योंकि सारा सोना स्वर्णकार के पास जमा होता था। स्वर्णकार के ग्राहकों के पास केवल कागज की एक रसीद होती थी। ये जमा रसीदें लोगों की मांग पर सोने की एक निश्चित मात्रा का भुगतान करने के वादे का प्रतीक होती थी। इसलिए ये कागजी मुद्राएं उस मूल्यवान धातुओं की प्रतिनिधि बन गई जिस पर वे आधारित होती थी। ये कागजी मुद्राएं सीधे भौतिक रूप से संबंधित होती थी। इनमें से कई प्रारंभिक स्वर्णकार बैंक के रूप में विकसित हो गए। ये बैंक अपनी सेवाओं के बदले में अतिरिक्त धन कमीशन लेते थे और वचन पत्र जारी करते थे। इन वचन पत्रों का उपयोग वाणिज्य में किया जाने लगा। लोगों का सोना जमा करने और बदले में जमा रसीद तथा आगे चलकर वचन पत्र जारी करने की प्रक्रिया स्वर्णकारों और प्रारंभिक बैंकों को यह लगने लगा कि उनकी तिजोरी में रखा सोना किसी एक समय पर आहरित नहीं होता। दूसरी ओर लोग वचन पत्रों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते और बेचते थे, लेकिन वचन पत्रों से शीघ्र प्राप्त होने वाला अधिकांश सोना तिजोरी में पड़ा रहता था। हालांकि समय के साथ साथ वाणिज्य व्यवसाय हेतु भुगतान में प्रयुक्त होने के कारण इसका स्वामित्व परिवर्तित होता रहता था। इसलिए आहरित न किया जाने वाला और वाणिज्य व्यवसाय हेतु सीधे उपयोग न किए जाने वाले सोने का एक निश्चित भाग ब्याज दर पर दूसरों को उधार दिया जाने लगा। ऐसा करके प्रारंभिक बैंकों ने मुद्रा का सृजन किया। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को समझने के लिए मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर है कि अपने ग्राहकों द्वारा की जाने वाली निकासी को बाधा रहित बनाने के लिए बैंकों ने कितनी धनराशि अपेक्षित रखी। इस धारणा के आधार पर सभी ग्राहक किसी एक समय पर अपनी संपूर्ण धनराशि नहीं निकालेंगे। ग्राहकों का पैसा दूसरों को उधार देने की इस परिपाटी को आंशिक आरक्षित बैंकिंग कहा जाता है। यह प्रणाली कैसे कार्य करती है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में बैंकर को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उन्हें अपने पास जमा धनराशि का केवल 10% बनाए रखना की आवश्यकता है। इसे रिजर्व रिक्वायरमेंट के रूप में जाना जाता है। अब विचार कीजिए कि जब कोई एक ग्राहक एक्स में 100 रुपये जमा करता है तो क्या होता है, यह जमा राशि बैंक एक्स के तुलन पत्र बैलेंस शीट में परिवर्तन लाती है और यह बैंक के लिए देनदारी लायबिलिटी में वृद्धि करती है, क्योंकि यह ग्राहक द्वारा प्रभावी रूप से बैंक को दिया गया ऋण है। इस जमा राशि का 90% दूसरे ग्राहक को उधार देने पर बैंक के पास दो प्रकार की आस्तियां होंगी। बैंक के पास 10 रुपये का आरक्षित भंडार और 90 रुपये के बराबर का ऋण। अब मान लीजिए कि 90 रुपये का ऋण लेने वाला व्यक्ति अब इस मूल्य की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए इसका उपयोग करता है और वस्तु का विक्रेता 90 रुपये दूसरे बैंक यानी वाई में जमा कर देता है और वाई भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है। वह 9 रुपये आरक्षित रखता है और दूसरे ग्राहक को जमा रुपये का 90% यानी 81 रुपये का ऋण देता है। पुनः यह ग्राहक कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर 81 रुपये व्यय करता है। इस धनराशि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अब बैंक जेड में जमा करा देता है और इसी प्रक्रिया
प्रकार पर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जमा करने के लिए ऋण देने हेतु धनराशि न बचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। 100 रुपये की जमा से सृजित मुद्रा की कुल राशि की इस प्रकार गणना की जा सकती है। नई जमा डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट 100/0.1 बराबर 1000 रुपये। तो इस प्रकार यह बैंकिंग प्रणाली में अब सभी जमाओं का योग है। साथ ही ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक प्रैक्टिस के माध्यम से 100 रुपये की है मुद्रा 1000 रुपये के आर्थिक लेन देन हेतु उत्प्रेरक थी। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रक्रिया के बिना आर्थिक विकास शून्य होता, लेकिन यह आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। हमने माना कि बैंक अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट स्वयं निर्धारित करते हैं, जबकि कुछ अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को निर्धारित करता है। अब बात करते हैं मुद्रा की परिभाषा की। मुद्रा सृजन की प्रक्रिया एक आधारभूत प्रश्न खड़ा करती है कि मुद्रा क्या है। बिना वचन पत्र और आंशिक आरक्षित बैंकिंग वाली अर्थव्यवस्था में जहां मुद्रा चलन में है, वहां मुद्रा को परिभाषित करना अपेक्षाकृत सरल है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित सोने और चांदी के सिक्कों की कुल राशि को ही मुद्रा कहा जाता है। हालांकि उपयुक्त मुद्रा सृजन प्रक्रिया से यह पता चलता है कि मुद्रा की व्यापक परिभाषा में अर्थव्यवस्था में प्रचलित सभी नोट और सिक्के तथा सभी बैंकिंग जमाएं सम्मिलित हो सकती हैं। सामान्य रूप से हम मुद्रा को ऐसे किसी भी माध्यम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए नोटों और सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी मुद्राएं वस्तुएं और सेवाएं खरीदने का एकमात्र माध्यम नहीं है। चेक की सुविधा वाले बैंक खातों के आधार पर व्यक्तिगत चेक जारी किया जा सकता है, जबकि इसी उद्देश्य के लिए डेबिट कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। आजकल बचत खाते से चालू खाते में अपेक्षाकृत सरलता से अंतरण किया जा सकता है, इसलिए इन बचत खातों को मुद्रा भंडार का भाग माना जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग किया जाता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान और चेक व डेबिट कार्ड द्वारा किए जाने वाले भुगतान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। चेक और डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान के विपरीत क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान में आस्थगित भुगतान डेफर्ड पेमेंट सम्मिलित होता है। मूलतः किसी भी वित्तीय प्रणाली की जटिलता जितनी अधिक होती है, मुद्रा को परिभाषित करना उतना ही जटिल हो जाता है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकारों से मुद्रा का मापन किया जाता है, लेकिन सामान्य अर्थों में मुद्रा स्टॉक्स में प्रचलित नोट, सिक्के तथा बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि सम्मिलित होती है, जिनका अर्थव्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में अर्थशास्त्री प्राय संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा के वृद्धि की दर की बात भी करते हैं। संकीर्ण मुद्रा से आशय सामान्य अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोट और सिक्कों के साथ ही अन्य अत्यधिक संकीर्ण तरल जमाओं से भी होता है। व्यापक मुद्रा में संकीर्ण मुद्रा तो सम्मिलित होती है, लेकिन साथ ही इसमें तरल आस्तियों का संपूर्ण हिस्सा भी सम्मिलित होता है, जिसका उपयोग खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। चूंकि वित्तीय प्रणाली व्यवहार में संस्थान एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए मुद्रा की परिभाषाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अब बात करते हैं मुद्रा के कार्य और महत्व, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। देखिए, मुद्रा के जो महत्वपूर्ण कार्यों में से विनिमय का माध्यम, मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आशय उस स्थिति से है जिसमें के तहत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तु बदलना चाहता है तथा दूसरा व्यक्ति भी पहली वस्तु से वस्तु लेने को तैयार है। साथ ही मुद्रा के विकास से संबंधित व्यक्ति को ढूंढने की लागत तथा वस्तुओं के विभाजन के अभाव की समस्या का भी समाधान किया जाता है। लेखी की इकाई के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है। मूल्य के संचय के रूप में मुद्रा कार्य करती है। आस्थगित भुगतानों के मानक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में मुद्रा कार्य करती है। राष्ट्रीय आय के वितरण के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है। अब मुद्रा के प्रकार देखें
तो करेंसी घटक और जमा मुद्रा घटक, दो घटकों के रूप में हम मुद्रा को दर्शाते हैं। करेंसी घटक में सिक्के और पत्र मुद्रा शामिल होती है। और जमा मुद्रा घटक में मांग जमा और सावधि जमा दोनों शामिल होती है। अब भारत में मुद्रा की आपूर्ति की बात करते हैं। मुद्रा आपूर्ति का अर्थ किसी दिए गए समय में देश की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की कुल आपूर्ति से है। इसका आशय एक अर्थव्यवस्था में किसी भी समय पर मुद्रा की उस मात्रा से है जो परिवारों, फर्मों, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लेन देन के और ऋणों के निपटान के लिए रखी जाती है। दोहरी गणना से बचने के लिए मुद्रा के उत्पादकों, आरबीआई, सरकार, वाणिज्य बैंकों आदि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुद्रा की आपूर्ति का मापन भारतीय संदर्भ में M1, M2, M3 और M4 से किया जाता है। M1 देखिए दर्शा रखा है, जनता के पास करेंसी, नोट, सिक्के, वाणिज्य बैंकों के पास रखी गई जनता की निबल मांग जमाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं M1 में शामिल होती है। M2 में M1 प्लस डाकघर बचत बैंक की जमाएं शामिल होती हैं। M3 देखिए, M1 में सभी व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों की सावधि जमा, इंटर बैंक सावधि जमा को निकालकर। और M4 देखिए, M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं इसमें शामिल होती हैं। मुद्रा की आपूर्ति का जो आपूर्ति व तरलता दर्शा रखी है M1, M2, M3, M4 में सबसे कम तरलता जो है वो M4 में पाई जाती है और सबसे अधिक तरलता जो है M1 में पाई जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा देखिए, देश में मौद्रिक प्राधिकार आरबीआई की कुल देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो लोगों के पास करेंसी, बैंकों के पास सुरक्षित कोष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य जमाओं के रूप में प्राप्त होती है।